प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको प्रत्याशित व वास्तविक चल राशियों के बारे में समझाऊंगी। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रारंभिक अध्ययन में हमें सर्वप्रथम प्रमुख चल राशियों से परिचित होना आवश्यक है, जिनका आगे के विश्लेषण व विवेचन में निरंतर उपयोग किया जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र की पद्धति को समझने के लिए कुछ प्रमुख मूलभूत चल राशियों से परिचित होना आवश्यक है। इसी क्रम में मैंने पूर्व में एक वीडियो स्टॉक व प्रवाह चर पर भी बनाई थी। आज मैं आपको प्रत्याशित तथा वास्तविक चल राशियों के बारे में समझाऊंगी। प्रत्याशित चल राशि, इंग्लिश में इसको एक्सेंट वेरिएबल भी कहते हैं। प्रत्याशित चल राशि या एक्सेंट वेरिएबल किसी भी चल राशि की वह मात्रा होती है जो कार्य से पहले अनुमानित की जाती है, बिफोर एन एक्शन। इसे नियोजित या वांछित राशि भी कहा जाता है। नियोजित मीन्स प्लान्ड, कि हम प्लानिंग करते हैं, हम डिज़ायर करते हैं कि हमारा इतना निवेश होना चाहिए या हमारी इतनी बचत होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए प्रत्याशित निवेश उस राशि को कहते हैं जिसके लगाए जाने की आशा की जाती है। इसी प्रकार प्रत्याशित बचत की भी चर्चा की जा सकती है कि यह वह बचत की राशि होती है जिसके बचने की आशा की जाती है कि इतनी राशि वर्ष के अंत में बचत हो जाएगी। दूसरी चल राशि जो वास्तविक चल राशि है, जिसको इंग्लिश में एक्स पोस्ट वेरिएबल कहते हैं। तो समष्टि आर्थिक विश्लेषण में वास्तविक चल राशि उस चल राशि को कहते हैं जो कार्य के अंत में निकलती है। माना आफ्टर द एक्शन, आफ्टर द एक्शन, जो कार्य के अंत में निकलती है। जैसे वास्तविक निवेश व वास्तविक बचत आदि वे राशियां होती हैं जो वस्तुतः अंत में पाई जाती हैं। अतः इन्हें अंग्रेजी में एक्चुअल या रियलाइज्ड चल राशि भी कहा जाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र में इनका उपयोग। समष्टि अर्थशास्त्र में इन शब्दों का उपयोग काफ़ी होता है। प्रत्याशित व वास्तविक शब्दों का ज़्यादातर उपयोग असंतुलन से संतुलन की तरफ जाने की स्थिति में किया जाता है। आगे हम कीन्स को पढ़ेंगे। तो कीन्स ने जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण का जो मॉडल दिया है, उसमें बताया है कि प्रत्याशित निवेश के प्रत्याशित बचत से अधिक होने पर अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है। इससे निवेश के आधिक्य के कारण अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव के जरिए अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। गुणक प्रभाव भी आप आगे पढ़ेंगे कि जितना निवेश होता है उससे ज़्यादा आय हमें प्राप्त होती है और बचत भी
प्राप्त हो ज़्यादा होगी, तो जिससे आय व बचत दोनों बढ़ते हैं। अंत में क्या होता है कि वास्तविक या प्राप्त निवेश की राशि वास्तविक बचत की राशि के समान हो जाती है। अतः कीन्स के मॉडल में निवेश व बचत वास्तविक अर्थ में परस्पर बराबर होते हैं। जैसे पहले एक्स एंड इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन एक्स एंड सेविंग ये होता है। फिर जब इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है या गुणक प्रभाव होता है तो ये बाद में एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाता है एक्स पोस्ट सेविंग के। अंत में ये दोनों राशि बराबर हो जाती हैं। तो इनका प्रयोग असंतुलन से संतुलन की तरफ जाने की स्थिति में किया जाता है। दूसरा इनका उपयोग मुद्रास्फीति के अध्ययन में भी काफ़ी किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में रुपया उधार लेने वाले व रुपया उधार देने वाले असली ब्याज की दर के बारे में प्रत्याशित व वास्तविक राशियों के लिए सोच सकते हैं। जैसे किसी ने रुपया उधार लिया और 1 साल बाद उसको रुपया उधार देना है। मान लिया ब्याज की दर से ज़्यादा मुद्रास्फीति की दर हो गई तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माना जैसे बाजार में ब्याज की मौद्रिक दर 10% है, 10% मान लिया इस ब्याज की मौद्रिक दर 10% ब्याज की दर पर रुपया उधार दिया जा रहा है और 5% उसकी मुद्रास्फीति की दर है। मुद्रास्फीति की दर है तो ब्याज की असली दर क्या होगी 10 माइनस 5%, इतना ही तो होगा। अब मान लिया ये मान के चलता है कि 5% ब्याज की असली दर होगी। अब मान लिया कि मुद्रास्फीति की दर 10% हो जाती है तो मौद्रिक दर 10% है और मुद्रास्फीति की दर भी 10% हो जाएगी तो क्या होगा असली ब्याज की दर क्या होगा 0 रहेगी। तो इस दृष्टांत में प्रत्याशित और वास्तविक प्रत्याशित ब्याज की दर कितनी थी 5%। मानकर चले थे कि प्रत्याशित ब्याज की दर 5% है होगी, लेकिन वास्तव में असली ब्याज की दर कितनी हुई 0, क्योंकि मुद्रास्फीति की दर भी 10% हो गई। तो इस तरीके से इस अंतर का भी अपने बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए ये वास्तविक चल राशि और प्रत्याशित चल राशि में भेद करना आवश्यक है। इसका अर्थशास्त्र में काफ़ी उपयोग होता है। थैंक यू।